प्रिय विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल GOVT.English में हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 में प्रविष्ट होने के लिए जो आयोजित होती है, जो स्टूडेंट्स कक्षा 8 में अध्ययनरत होते हैं और उनके अध्ययनरत होते हुए नवोदय विद्यालय में फार्म भरे जाते हैं और जो बच्चा नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है, जिसका सिलेक्शन हो जाता है, उसको कक्षा 9 की पढ़ाई आगे नवोदय विद्यालय में करनी होती है और वहाँ पर कक्षा 9, 10, 11, 12 यानी 4 साल तक नवोदय विद्यालय में रह करके पढ़ाई करनी पड़ती है और वहाँ हॉस्टल की, खाने पीने की, पुस्तकों की, सभी प्रकार की सुविधाएं, बहुत अच्छी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध करवाई जाती है। तो ये परीक्षा हर साल आयोजित होती है। तो GOVT.English चैनल में हम इंग्लिश के वो टॉपिक क्लियर करने का प्रयास करेंगे जो आपकी कक्षा 9 की प्रवेश के लिए जो नवोदय विद्यालय की परीक्षा होती है उसमें आते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है प्रीपोजिशन का। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल में बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को भेजें ताकि सभी दोस्तों को इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। सबसे पहला टॉपिक है प्रीपोजिशन। वैसे तो प्रीपोजिशन से संबंधित वीडियो इस यूट्यूब चैनल GOVT में बहुत सारे डाले गए हैं, लेकिन फिर भी हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के हिसाब से ये वीडियो हमने तैयार किया है। तो आप अपनी नोटबुक रखिए और उस नोटबुक में जो भी इस वीडियो में जो दिया गया है उन सारी चीज़ों को आप अपने नोटबुक में उतारिए ताकि आपको बार बार इधर उधर नहीं देखना पड़े। और अगर आप वास्तव में मन से तैयार है नवोदय विद्यालय के लिए तो आपको और किसी प्रकार की पुस्तकें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ यूट्यूब चैनल GOVT.English से जुड़े रहें लगातार। तो शुरू करते हैं प्रीपोजिशन का टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन का मतलब होता है एक ऐसा शब्द या जिसको पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ संबंध बनाता है। यानी ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य में दूसरे जो नाउन होते हैं उनसे उनका संबंध बनाता है। जैसे बुक इज ऑन द टेबल, ये ऑन जो शब्द है ये अपने आप में एक प्रीपोजिशन है। और यहाँ एक टेबल है, ये नाउन है। यहाँ एक बुक है, ये पुस्तक है। और इस पुस्तक का और टेबल का जो स्थिति है वो बता रही है भी पुस्तक की स्थिति कहाँ है। तो ओन जैसे शब्द आया है ऊपर, तो इसका मतलब पुस्तक जो है वो टेबल के ऊपर है। और शर्ट इज इन द सूटकेस, तो ये शर्ट जो है वो सूटकेस के अंदर है। ये इस प्रकार का मैंने एग्जाम्पल दिया है, इनको प्रीपोजिशन बोलते हैं। तो प्रीपोजिशन वैसे दो प्रकार के प्रीपोजिशन होते हैं। अगर हम प्रीपोजिशन का वर्गीकरण करें तो प्रीपोजिशन दो प्रकार के प्रीपोजिशन होते हैं। एक तो होता है सिंपल प्रीपोजिशन, एक होता है सिंपल प्रीपोजिशन। अब सिंपल प्रीपोजिशन क्या होता है स्टूडेंट्स? ऐसे शब्द जो मूल शब्द होते हैं, यानी जिनके आगे पीछे कुछ भी जोड़ा नहीं जाता, मूल शब्द होते हैं जो अन्य शब्दों से नहीं बनते, यानी कि कुल मिलाकर के दो शब्दों को जोड़ करके नहीं बनाए जाते हैं, उनको हम सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। और उनका जो यूज होता है वो अ, जिनका यूज समय या स्थान है, प्लेस को, स्थान को दर्शाने के लिए या फिर समय को बताने के लिए इनका यूज होता है। तो सिंपल प्रीपोजिशन में क्या क्या है? जैसे यहाँ देखो, एट है, फॉर है, बाई है, फ्रोम, इनटू, अंडर, ऑफ, ऑन, इन, आउट, टिल, ऑफ, विच, अपॉन, अप, टू, डाउन, आवर, ये सारे के सारे सिंपल प्रीपोजिशन माने जाते हैं। ओके, तो आप इन सारी चीज़ों को अपने नोटबुक में उतारते रहे, वीडियो को रोक करके, और अच्छे से आप अपनी नोटबुक में इन चीज़ों को उतारें। दूसरा जो होता है एक तो होता है सिंपल प्रीपोजिशन। दूसरा जो होता है वो होता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन उन प्रीपोजिशंस को कहते हैं जिनके पहले प्रीफिक्स लगता है, यानी उपसर्ग लगता है
और उपसर्ग का मतलब कोई शब्द है, जैसे ये शब्द है उससे पहले ये लग गया, ठीक है। और ये वार्ड्स आ गया, इससे पहले ये लग गया। और ये साइड आ गया, उससे पहले बी लग गया। बियॉन्ड आ गया, इससे पहले बी लग गया। यानी इस प्रकार से जो कुछ भी आगे जो शब्द जोड़ करके बनाए जाते हैं उनको कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे आउटसाइड, टुवर्ड, बिसाइड, बियॉन्ड, बिफोर, बिसाइड, सिंस, विद इन, विदाउट, आफ्टर। इस प्रकार से ये बहुत सारे जो है जो मैंने लिखे हैं ये कंपाउंड प्रीपोजिशन कहे जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि प्रीपोजिशन का यूज कैसे होता है, किस प्रकार से हम प्रीपोजिशन का यूज करें। तो स्टूडेंट्स, नवोदय विद्यालय की जो परीक्षा होगी आपकी, उसमें सारे प्रश्न जो आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे। यानी ऊपर एक प्रश्न होगा, नीचे ए बी सी डी 4 ऑप्शन होंगे और आपको सही ऑप्शन को सिलेक्ट करके लिखना है। तो ये प्रीपोजिशन जो है इनका एक तो होता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, यानी प्रीपोजिशन का प्रयोग टाइम के लिए कैसे किया जाता है, समय। इनका यूज समय को दर्शाने के लिए किया जाता है जब कार्य होता है, जब यानी जब कार्य जो होता है, वर्क होता है, उससे पहले यानी शब्द से पहले हम समय को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे पहला प्रीपोजिशन अपन लिया है इन, इन लिया है। तो इन का मतलब है किसी माह, वर्ष या शताब्दी जैसे लंबे समय के लिए, यानी एक लंबा समय होता है, जैसे महीने का लंबा समय हो गया, साल हो गए, शताब्दी होगी, इनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे इन जून, जून महीने में, इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल के महीने में, है 2023 में, या द 21वीं सेंचुरी यानी 21st सेंचुरी, 21वीं सदी में, यानी लंबी अवधि के लिए अपन इनका प्रयोग करते हैं। हालांकि इसकी जब आप बड़े स्तर पे जाओगे, बड़ी क्लासों में जाओगे, तो इनका कुछ आपको कंफ्यूज करने वाले मैटर भी मिलेंगे, बहुत सारे इनके बीच के रास्ते भी निकलेंगे। लेकिन अब जिस कंडीशन में, जिस स्टैंडर्ड पे आप हो, तो आप ज़्यादा डाउट होने की आपको आवश्यकता नहीं है। जितना आपको बताया जाता है, जितना आपको पढ़ाया जाता है, उतना आप अच्छे से तैयार कर लें, इतना ही आपके लिए काफ़ी है। और ये तो आ गया महीना, साल या शताब्दी जैसे लंबे समय के लिए। और इसके बावजूद इसके साथ भी अपन इनका यूज करते हैं। जैसे ऋतुएं होती है अपनी, सर्दी, गर्मी, मौसम, बरसात जो है ना, इनसे पहले अपन यूज करते हैं इनका। जैसे इन विंटर, विंटर का मतलब सर्दी, सर्दी में, इन समर, गर्मी में, इन रेनी सीजन, बरसात के मौसम में। तो ये ऋतुओं के नाम से पहले भी इनका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जैसे दिन का भाग होता है, जैसे दिन होता है इसका भाग होता है, जैसे दोपहर होता है, शाम को होता है, सुबह होता है, ये दिन का भाग होता है। तो दिन का भाग जो होता है उससे पहले भी अपन इनका प्रयोग करते हैं। जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, है ना। तो इस प्रकार से ये जो अपन इनका प्रयोग जो है वो, इनका प्रयोग जैसे लंबी समय के लिए, ऋतुओं के नाम से पहले, या दिन का जो भाग होता है उससे पहले इनका प्रयोग किया जाता है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ओन का प्रयोग। तो स्टूडेंट्स, ओन का प्रयोग किसके लिए, किससे पहले किया जाता है। जैसे डेज होते हैं, दिन होते हैं, दिन का मतलब होता है वार। वार जैसे अपने हिंदी में जैसे वार कहते हैं ना, सप्ताह में 7 वार होते हैं। तो जैसे डेज, संडे, मंडे, है ना। तो इनसे पहले ऑन लगता है। जैसे डेज का मतलब तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, जो भी होता है डेज, उससे पहले ऑन ऑन लगता है। या फिर जो डेट्स होती है, तारीख जो होती है ना, जैसे 1 अप्रैल आ गया, 1 दिसंबर आ गया, है 3 अप्रैल आ गया, 3 फरवरी आ गया, इससे ये जो तारीख जो होती है उससे पहले भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ साथ डेज फॉलोड बाय द पार्ट ऑफ डेज, यानी पार्ट ऑफ डेज यानी दोपहर, शाम और ये सुबह जो दिन का जो हिस्सा होता है, उससे पहले अगर बार होता है और उससे पहले फिर ऊन लगता है। जैसे यहाँ आप उदाहरण देखो, ये तो आ गया वार, आ गया डेज, आ गया, उससे बाद आ गया पार्ट ऑफ द डे, यानी ये दिन का भाग है, मॉर्निंग, ये दिन का भाग इवनिंग। लेकिन इससे पहले बार है, संडे है, मंडे है। तो इस प्रकार के अगर शब्द आते हैं तो उनसे पहले भी ओन लगता है। समझ रहे मेरी बात। ये तो आ गया डेज और ये आ गया पार्ट ऑफ डेज। ये डेज आ गया, ये डेज आ गए, संडे, मंडे, जिनके साथ डे, जिनके लास्ट में डे लगता है ना, वो डेज बोलते हैं।
जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस प्रकार से डेज हो और उसके बाद में क्या हो, पार्ट ऑफ डेज हो, यानी डेज का भाग हो, सुबह, शाम, दोपहर, तो इनसे पहले भी ओन लगता है। अब आता है एट का यूज। एट का यूज किसके लिए किया जाता है? इसका प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय, जो घड़ी बताती हो, है ना, उससे पहले एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे एट PM, है ना, एट 9 AM, एट 10 o'clock, एट नाइट, इस प्रकार से जो निश्चित समय होता है उनसे पहले एट का प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और बताऊं, इसके बाद में आप एट का प्रयोग और देखोगे, सिंस और फोर का प्रयोग भी एट के साथ में समय के पहले, पॉइंट ऑफ टाइम से पहले सिंस का प्रयोग भी किया जाता है। लेकिन एट का प्रयोग तब किया जाता है जब सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं होता, यानी हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन नहीं लगता, तब क्या है, एट लगता है। ओके। अब फ्रॉम और टू का प्रयोग, फ्रॉम और टू का प्रयोग क्या लगता है, किससे पहले लगता है? इसका यूज शुरुआती समय के लिए, यानी फ्रॉम का जो टाइम है, फ्रॉम का जो यूज है वो तो शुरुआती समय यानी स्टार्टिंग टाइम, और टू जो है वो एंडिंग टाइम जो होता है ना, समाप्ति का समय, उससे पहले यूज होता है। जैसे स्टार्टिंग टाइम के लिए फ्रॉम और एंडिंग टाइम टू, यानी से और तक, ऐसे इसको बोलते, से और तक। जैसे वो 10 बजे से 12 बजे तक है, तो स्टार्टिंग टाइम से पहले फ्रॉम और एंडिंग टाइम से पहले टू लगता है। जैसे ये सेंटेंस देखो, द गेस्ट लेक्चर इज फ्रॉम 8 PM to 10 PM। फ्रॉम ये तो स्टार्टिंग टाइम है, इससे पहले तो फ्रॉम लग गया, और ये एंडिंग टाइम है, इससे पहले टू लग गया। आई हैव टू स्लीप फ्रॉम 6 PM, तो ये स्टार्टिंग टाइम है, इससे पहले फ्रॉम लग गया, और ये एंडिंग टाइम है, इससे पहले टू लग गया। तो स्टार्टिंग टाइम से पहले फ्रॉम और एंडिंग टाइम से पहले टू लगता है। ये भी फ्रॉम और टू का एक यूज है। एक लगता है सिंस का प्रयोग। अब सिंस का प्रयोग क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। एट का प्रयोग भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, लेकिन एट का जो प्रयोग है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तब किया जाता है जब सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का नहीं होता। ओके। अगर सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से संबंधित है, यानी ये बीन वाला सेंटेंस है, बीन बीन वाला सेंटेंस है, फिर अपन इससे पहले सिंस लगाएंगे। लेकिन अगर बीन वाला सेंटेंस नहीं है, आई मीन परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस नहीं है, तो हम एट का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ देखो, इसका प्रयोग परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। जैसे करण हैज़ बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन सिंस 9 o'clock, ये पॉइंट ऑफ टाइम है या निश्चित समय है, इससे पहले सिंस लग गया। यहाँ एट नहीं लग सकता, यहाँ पर एट नहीं लग सकता, क्योंकि यहाँ ये जो सेंटेंस है वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। वी हैव बीन टीचिंग इन द स्कूल सिंस 2003, यानी 2003 से। अब यहाँ एट का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से संबंधित सेंटेंस है। अगर ये वाक्य परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से संबंधित नहीं होता, उस कंडीशन में यहाँ पर सिंस की जगह पर एट लगा देते। ओके। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। फोर का प्रयोग, इसका प्रयोग क्या है, परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में किया जाता है। और जो पीरियड ऑफ टाइम होता है ना, पीरियड ऑफ टाइम, फोर का प्रयोग परफेक्ट टेंस में या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है उससे पहले किया जाता है। और पीरियड ऑफ टाइम जो होता है ना, जिसको अपन निश्चित समय नहीं कहते, अनिश्चित समय कहते हैं, तो उससे पहले भी पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम से पहले फोर का प्रयोग किया जाता है। आप सेंटेंस से बिल्कुल इजी तरीके से आप इसको सीख सकते हैं। जैसे करण हैज़ बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन, ये देखो फॉर द ट्रेन, फॉर 2 hours, यह यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये फॉर का मतलब है के लिए, इसका मतलब है के लिए, क्या है, के लिए। ये जो फॉर वो ऊपर वाला नहीं है, के लिए। ओके। और इसके बाद जो शब्द आया है फॉर 2 hours, ये 2 घंटे, ये पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम है। इससे पहले ये फोर लगा है। अपन जो फोर की बात कर रहे हैं वो इस फोर की बात कर रहे हैं, ना कि इस फोर की बात कर रहे हैं। वी हैव बीन टीचिंग इन द स्कूल फॉर 10 years, है ना। तो ये इन जो शब्द है ये तो अलग आ गया। चलो, फोर का प्रयोग है वो 10 years के लिए आया है। और आगे चलते हैं। बाई का प्रयोग, बाई का मतलब होता है तक, यानी एक
किसी काम को करने की समय की जो सीमा होती है, वो सीमा, अंतिम सीमा जो होती है, लास्ट जो सीमा होती है वो समाप्त हो जाती है, और उस समय, समाप्त समय के लिए बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं शाम तक पुस्तक पढ़ लूँगा, है ना, मैं दोपहर तक पहुँच जाऊँगा, यानी मेरी जो पहुँचने की जो सीमा है वो दोपहर है, या 2 बजे तक मैं ये काम समाप्त कर लूँगा, तो 2 बजे को जो टाइम है वो काम को पूरा करने का एक लास्ट पीरियड है, लास्ट टाइम है। जैसे बाई, इसका यूज़ किसी कार्य की समय की अंतिम सीमा के लिए किया जाता है। वी मस्ट कंप्लीट वी मस्ट कंप्लीट अवर वर्क बाय दिस इवनिंग, यानी बाय दिस, बाय का मतलब होता है तक, बाय का मतलब तक, दिस इवनिंग का मतलब इस सुबह तक, इस सुबह तक हमें इस काम को क्या है, कंप्लीट करना है। मस्ट का मतलब अवश्य ही करना है। और ऑल प्लेयर्स विल हैव गोट ए जॉब बाय द एंड ऑफ द दिस ईयर, बाय एंड ऑफ दिस ईयर, इस महीने की समाप्ति तक सारे जो खिलाड़ी है वो जॉब प्राप्त कर लेंगे। तो ये एंडिंग टाइम के लिए भी बाय का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और नवोदय की तैयारी अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपको पूरा कोर्स इसके थ्रू आपको करवाया जाएगा। तो गुड बाय।